मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 297वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय, द्वितीय पाद, 104 संख्या तक सूत्र हो गए। बीच पूछना है कुछ? अच्छा जी, प्राग्दिव्यतोण के बाद जो अश्वपत्यादि आदि सूत्र है तस्यापत्यम के पहले तक, अब वो तो उनके लिए कोई बाधा नहीं होगा ना कि ये वो तो शैक्षिक अर्थ हो या कोई भी अर्थ तीसरे पाद तक अंत तक जितने भी अर्थ सब में करेंगे, सारे लिए जाएंगे। और तस्य निवास जो अंत में आया ना, वो भी सब सारे आ जाएंगे उसमें। मतलब तस्य विकारः अंत वाला, अंत में कौन सा है? तस्य निवास है, तस्य विकारः, तस्य विकार है। हाँ, तो वो भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे उसमें, तो एक भी शेष नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है तस्य विकार नहीं आएगा। ये जो शेषे से आगे जो वाले सूत्र हैं और तत्र जाता से पहले तक, तत्र जाता आएगा ना आगे। हाँ जी, उससे पहले तक जो सूत्र जिन जिन अर्थों में प्रत्यय कर रहे हैं, उन अर्थों में तस्य विकार नहीं आएगा। और आचार्य जी, ये जो शेष सूत्र विधि सूत्र में के रूप में इसमें नहीं कहे गए अर्थ, मतलब क्या है? पूरा में नहीं कहेगी दो बातें, प्रातिपदिक भी और, बल्कि तीन हो जाएंगे। प्रातिपदिक फिर आना ही है। इसमें नहीं कहे गए अर्थ और नहीं कहे गए प्रत्यय भी। प्रत्यय की भी कल्पना की जा सकती है। किसको देख करके? शब्द में आए हुए परिवर्तन को देख करके किस तरह का प्रत्यय करना है। कहीं स्त्रीलिंग में दिखाई दे रहा है ई कारांत बंत है, तो हम ऐसा प्रत्यय लाएंगे जो कि टिड्ढाणे की श्रेणी में आ जाए या सिद्ध गौरादे भ्यस्त लग जाए। अर्थ तो कोई सा भी ले सकते हैं, जिस अर्थ में भी घट रहा है शब्द व्यवहार में आ रहा है, कौन सा अर्थ संगत वहां हो सकता है। जैसे बात हुई थी कल आश्व रथ की, तो हम रथ को आश्व क्यों कह रहे हैं? अश्वों का है, हम कहें अश्वस्य इदम, नहीं घटेगा। अश्वे भवः, नहीं घटेगा। तो इस तरह से कौन सा अर्थ संगत हो रहा है कि अश्वों के द्वारा जिसको ले जाया जाता है, यही सबसे उत्तम अर्थ है। अब ये अर्थ वहन करना अर्थ, ये वाह तस्य वाह कोई सूत्र है नहीं। वो तस्य क्यों कहेंगे? तेन वाह, ऐसे कहीं बोला नहीं गया। तो अब ये कल्पना कर ली जाएगी कि वहन अर्थ में तृतीय समर्थ प्रातिपदिक से अब प्रत्यय कौन सा करेंगे? तो आश्व दिखाई दे रहा है, अण प्रत्यय हो गया। अण तो खैर है ही, अत्यधिक मात्रा में तो अण ही चलेगा। लेकिन अन्य कोई शब्द में जैसा भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वो किस प्रत्यय को मान करके परिवर्तन हो सकता है, उस प्रत्यय की कल्पना भी कर ली जाएगी। तो बहुत से शब्द बनते हैं। जितने शब्द इस शेषे के अधिकार में जिन सूत्रों से बनाए गए हैं, उसे कहीं ज्यादा शब्द अकेले शेषे बनाने में समर्थ है। बहुत बनाता है, ये बहुत व्यापक सूत्र है। आचार्य जी, अब आपने कहा कि तस्य वाह तो है नहीं, तो वो कहाँ देखेंगे? पूरे नहीं देखेंगे, बस शेष ही सारी कल्पनाएं करेगा। शेष में ही सारे आ जाएंगे। जब शेष कह दिया तो देखेंगे क्यों फिर? वो तो बचा हुआ कहाँ जाता है? बचा हुआ का तात्पर्य अष्टाध्यायी से बचा हुआ। अब कहाँ देखोगे? हाँ जी, पूरा अष्टाध्यायी। अब कोई अनमोल पुस्तक बनाई अलग से तो वहां देख लेना। आचार्य जी, वो शेषे की ऐसी
लक्षण मैंने पढ़ा था कि उक्तादन्यः शेषः, तो कहीं कहा ही नहीं आगे पीछे, कहीं कहा ही नहीं, तो वो सारा शेष हो गया, तो सारी कल्पना के अंतरा नहीं, तेन ये ऊढ़ा तेन वहा। ये तुमने तब लिया ना जब विधि सूत्र माना। ये सारी बातें तुम्हारे मन में कब आ रही हैं? विधि सूत्र मान करके। अब जरा अधिकार पे आ जाओ। अब अधिकार मान करके जब शेषे बोलेंगे तो उक्तादन्य से तात्पर्य क्या हुआ? अब तक जो अर्थ नहीं कहे गए हैं पिछले सूत्रों से, उक्ताद अन्य, अब वो शेष हैं। लेकिन एक सीमा हो गई कि रहना अष्टाध्यायी के अंदर ही है, बाहर मत निकल जाना। ठीक है ना? क्योंकि हम अधिकार सूत्र के रूप में ले रहे हैं। अब ये आगे आने वाले सूत्रों में जाकर के अपने अर्थ को खोलेगा। तो आगे आने वाला सूत्र अष्टाध्यायी के अंतर्गत है। अब वहां पर कौन कौन से अर्थों की चर्चाएं अब तक नहीं हुई हैं उनको देखा गया, तो आगे आने वाले सारे अर्थों पर चर्चा हुई ही नहीं है अभी, वो शेष कहलाएंगे। लेकिन जब विधि सूत्र मानेंगे अब ये पूरा स्वतंत्र हो जाएगा। अब तो सीधा कहा जाएगा पाणिनि ने जो नहीं कहा है वो सारा शेष है। अब तो किसने कहा है? किसी ने भी नहीं, बस लोक में शब्द चल रहा है, उसको बनाना है हमें। और लोक में भी चल रहा है, ऐसे नहीं कि कोई अनपढ़ व्यक्ति ही प्रयोग करने लगे कि देखो मैं बोल तो रहा हूँ लोक में, मैं लोक का आदमी, लौकिक आदमी हूं मैं, मेरी बात भी मानो। ऐसे नहीं कोई आपत्तिजनक शब्द ऐसे नहीं बनते। तो इस तरह से जहां पर साहित्य में प्रामाणिक व्यक्तियों के द्वारा जो शब्द प्रयोग में आते हैं, विशेष करके प्राचीन साहित्य में, वो सारे ले लिए जाएंगे। और हम बना भी सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। अगर शब्द ठीक प्रकार से बन रहा है तो अण प्रत्यय तो कर ही सकते हैं किसी भी अर्थ में। और आचार्य जी रंकोर मनुष्यंच, इसमें जो ये रंकु है, यहाँ तो बोलते हैं कि वो बैल जो है रंक मार रहा है, मतलब ललकार रहा है, तो वो स्त्री के लिए तो, गाय के लिए तो नहीं हो सकती वो। नहीं, क्या कर रहा है बैल? क्या बोले? ललकारना किसी अगले और एक बैल को फाइटिंग के लिए। अच्छा, ललकार रहा है। हाँ, तो इसको बोलते हैं रंकु मारना, रंकु मार रहा है वो। यहाँ बोलते हैं रंकु वेस्तुंदी, ऐसे बोलते हैं। तो वो गाय के लिए नहीं घटेगा, तो ये रांकवायणी नहीं बन सकता। नहीं, यहाँ अण प्रत्यय जैसे किया है ना रंकु प्रातिपदिक से, तो यहाँ जो उदाहरण दे रहे हैं जैसे रांकवा, इस उदाहरण की बात कर रहा था मैं कि ये तो पुल्लिंग में है तो बैल में ही घटेगा। लेकिन हम अगर गाय के लिए बोलेंगे, फीमेल के लिए बोलेंगे, तो वहां पर फिर क्योंकि अण का उदाहरण है ये, तो टिड्ढाणे से यहाँ भी नीप ही होगा, तो रांग कवि बन जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं। बन जाएगी, लेकिन रंकु तो गाय नहीं मारती है। नहीं तो मारना, ये तो रंकू का तूने मारना अर्थ कर लिया ना, ये तो रंकू प्रदेश का, देश का नाम है यहाँ तो। देश का नाम क्या बोलेंगे इसको? रंग को रांकवा गौ है। हाँ, तो रंकू से क्या लेंगे? देश विशेष ज्यादा चलते हैं यहाँ पर शब्द। रंकू देश में, रंकू नामक स्थान में होने वाला, रंकौ, रंकौ भवः, ऐसे करके रांकवः बनाएंगे। तो ठीक है कि तेलुगु में वहां पर रंकू का अर्थ जो भी ले रहे हैं, क्योंकि अपभ्रंश होकर के कुछ अर्थ परिवर्तन हो जाते हैं, उस तरह से चल रहा होगा। लेकिन मूल में जाएंगे तो ये आएंगे यहीं पर ही कि प्रदेश के कारण से हो सकता है उस प्रदेश में रहने वाले जो गाय इत्यादि बैल हैं वो अधिक तीव्र उग्र होते रहे होंगे, इसलिए वो नाम चल पड़ा उनका। आचार्य जी वो कर्णभार में कर्ण के जो घोड़े थे ना, वो कान्यकुब्ज कुल के बहुत घोड़े थे। ऐसे प्राणी भी देश के नाम से बना है, कर्ण से ही बना है कान्य शब्द। और यहाँ उत्तर भारत में जैसे ब्राह्मण हम लोग बोलते हैं ना, अपने लिए ब्राह्मण परिवार में जो व्यक्ति होते हैं, तो ब्राह्मणों में भी एक बहुत सारे भेद कर लिए गए हैं। उन भेदों में एक भेद है कान्य कुब्ज, ब्राह्मणों में भी है ये। तो ये कान्य जो है वो कर्ण से ही
कर्ण से या तो इया प्रत्यय या यह करके कारणीय बनाया होगा, बिगड़ के वो कान्य हो गया है। लेकिन कुब्ज को अलग से लेते हैं तो कुब्ज बोलते हैं उसके लिए जो जिसका टेढ़ा मेढ़ा शरीर जैसे अष्टावक्र थे, है ना, किसी कमर झुक जाती है वृद्धावस्था में तो झुक करके चलता है तो कि कुब्जा हो गया, ऐसे बोलेंगे टेढ़ा हो गया कुब्ज। लेकिन कान्य कुब्ज के साथ जोड़ेंगे तो पता नहीं क्या अर्थ निकलेगा उसका। तो ये अलग विषय है भाषा विज्ञान का, कैसे कैसे अर्थों में परिवर्तन, शब्दों में परिवर्तन, अपभ्रंश होते हैं, ये सब अलग नियम चलते हैं इनके। आचार्य जी वहाँ कान्य कुब्ज की वहाँ फुटनोट में नीचे लिखा था कि कान्य कुब्ज आप जो कंबोडिया है वो कान्य कुब्ज कहा था। हाँ, कुछ मेल तो आ रहा है, कंबोडिया शब्द में भी कुछ वर्ण तो आ रहे हैं उस प्रकार के, कुछ नहीं कह सकते इस विषय में। आचार्य जी तो ये रंकु प्रदेश का नाम लेंगे? प्रदेश का नाम है, क्योंकि इससे पिछला भी सूत्र है ना, जैसे कापिष्याश्वक, तो वहां भी कापिशी देश विशेष का इन्होंने लिखा भी है, देश विशेष की संज्ञा। ऐसे यहाँ पर वो विग्रह नहीं दिया ना, नहीं तो ऐसे बोलेंगे रंकौ भव, जैसे वहां लिखा था ना कापिश्याम भवम, तो भव अर्थ अधिक लिया जाता है तो उसी रूप में लेंगे। चलो तो आगे देखते हैं। ये हो गया ऐशमोय श्वसोन्त्रस्याम। अगला सूत्र है तीर रूप्योत्तर पदाद ऐयौ। तीर रूप्योत्तर पदाद पंचम एकवचनांतम ऐयौ प्रथमा द्विवचनांतम। अब इसमें दो तो शब्द अलग हैं, तीर और रूप्य, इनका द्वंद्व समास करके तीरम च रूप्यम च तीर रूप्यम। उसके बाद फिर बहुरी समास करेंगे उत्तर पद के साथ में। तो तीर रूप्यम उत्तर पदम यस्य, तीर रूप्य उत्तर पदम, बहुरी के अंत में जो ये पद उत्तर पद, ये द्वंद्व के अंत में जो उत्तर पद शब्द आ रहा है ये दोनों के साथ जुड़ जाएगा। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो तीर उत्तर पद और रूप्य उत्तर पद, तो तीरोत्तर पदात् रूप्योत्तर पदाच्च प्रातिपदिकात् यथासंख्यम शैषिकौ अय य इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। अय में और य में क्या अंतर है? केवल यकार को स्थान परिवर्तन करके आदि में रख दिया, अय में अंत में है, बस कोई अंतर नहीं है। और लेकिन क्यों ऐसा किया गया कि अय करेंगे तो स्त्रीलिंग बनाएंगे तो नीप होगा, न्य करेंगे तो टाप होगा। स्वर में भी कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि नित्यादिन नित्यम दोनों ही नियत हैं, वृद्धि भी दोनों को होनी ही है। अगर वो लगाएंगे हम तथित शुचा मादे है, दोनों में ही लगेगा अगर हो सकती है तो। तो पहले दिया तीर का, जैसे काक तीर, अब ये सब स्थानों के ही नाम है ये। तो काक तीरे भवम काक तीरम, कोई अंतर नहीं पड़ा। पहले भी अकारांत था, आदि अच को वृद्धि पहले से ही है। पलवल तीर में आदि अच को वृद्धि हो गई तो पालवल तीरम। रूप्योत्तर पद में तो वर्क रूप्य, अब ये शब्द है, कौन से स्थान का नाम है नहीं कह सकते। ऐसे ही शिव रूप्य, शिव रूप नहीं शिव रूप्य, तो वार्क रूप्यम शैव रूप्यम, किस वस्तु का नाम है। और वर्क रूप शैव रूप, वर्क रूप्य शिव रूप्य किस स्थान का नाम है, अभी कुछ नहीं पता, सब धूमिल बातें हैं सारी अभी। आगे है दिक् पूर्व पदाद असंज्ञायाम ञः। दिक् पूर्व पदाद पंचम एक वचनांतम असंज्ञायाम सप्तम एक वचनांतम ञः प्रथम एक वचनांतम। दिक् पूर्व पदम यस्य, दिक् का तात्पर्य दिशावाची शब्द, ये जिसके पूर्व पद में है, ऐसे शब्द यहाँ पर लिए जाएंगे। लेकिन असंज्ञायाम, संज्ञा में लगेगा नहीं ये, न संज्ञा असंज्ञा तस्याम असंज्ञायाम। तो दिक् पूर्व पदार्थ
असंज्ञायाम वर्तमान। अब इससे ये भी पता लगता है कि अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं है ये शब्द, नहीं तो संज्ञा का रूप धारण कर लेता है। तो दिक् पूर्व पदार्थ असंज्ञायाम वर्तमानात् प्रातिपदिकात् शैषिक यह प्रत्ययो भवति, क्योंकि ये विशेषण के रूप में आते हैं। फिर ये जैसे शाला है, शाला का पूर्व भाग तो पूर्वशाला, शाला का अपर भाग तो अपरशाला, दक्षिण भाग उसका तो दक्षिणशाला। अब ये शाला के साथ में जोड़ करके ये शब्द बना लिए गए। सभी में पूर्व में आ रहा है दिशावाची शब्द, पूर्व, अपर, दक्षिण, ये दिशावाची है। तो पूर्व शालायाम भवः, शालायाम भवः शालिया तो हम बना ही चुके थे वृद्धरादैच में। अब शाला के साथ में अन्य शब्दों को जोड़ करके बना लो। लेकिन अब यहाँ पर वृद्धाच्छ नहीं लगाएंगे, अब ये लग जाएगा। अर्थ वही है, वहां भी हमने कहा शालायाम भवः, यहाँ कह रहे हैं पूर्वशालायाम भवः, तो पौर्वशालः, अपरशालायाम भवः, आपरशालः, दक्षिणशालायाम भवः, दक्षिणशालः। तो ये जो सारे सूत्र चल रहे हैं ये सब किसके अपवाद कहे जाएंगे? अण के अपवाद है। हाँ, अण के ही अपवाद हैं ये। जो वृद्ध होते हैं वहां पर हम वृद्धाच्छ को मानते हैं फिर, वृद्धाच्छ का, क्योंकि वृद्धाच्छ आगे बहुत व्यापक सूत्र आने वाला है। ये अण का अपवाद हो गया। आगे है मद्रेभ्यो, मद्रेभ्य पंचमी बहुवचनांतम अय प्रथमैक वचनांतम। और मद्रेभ्य बहुवचन है, शब्द एक है मद्र, तो इससे ये भी पता लग गया कि हमें पीछे से अनुवृत्ति लानी है। अगर हम दिक् पूर्व पद को न लाएं तो मद्र में बहुवचन निरर्थक हो जाएगा। दिक् पूर्व पद ले आएंगे तो बहुत सारे बन जाएंगे शब्द फिर मद्र को जोड़ करके। इसलिए दिक् पूर्व पदार्थ मद्र शब्दात् शैषिको ऐ प्रत्ययो भवति। तो यहां भी वही है कि मद्र देश का नाम हुआ और उसमें उसका पूर्व भाग और अपर भाग। तो पूर्व मद्रे भवः पौर्व मद्रः, अपर मद्रे भवः आपर मद्रः। ये भी इसी प्रकार से अण का अपवाद हो गया। ये अय हो गया, स्वर में अंतर आ जाएगा। सब सामान्य सूत्र ही चलेंगे। अब ये आगे है उदीच्य ग्रामाच्य बहुवचनोदात्तात्। इन सारे सूत्रों में इस प्रकरण में देश अर्थात स्थान, देश और व्यक्ति, इन दो का अधिक महत्व है। व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम। पीछे व्यक्तियों के नामों की बाढ़ आ रही थी पूरी, विशेष करके अपत्य वाले प्रकरण में पृथक पृथक सूत्र बनाए गए उनके लिए। यहाँ पर शेषे के अधिकार में स्थानों के नाम अधिक आ रहे हैं। तो उदीच्य ग्रामाच्य, यहाँ भी देखो ना, स्पष्ट ही देश विशेष लिए जा रहे हैं सारे ये। यहाँ पर ग्राम और उदीच्य इन दोनों को कर्मधारय समास करके जोड़ेंगे, जिससे कि उसी एक ही शब्द को बोलेगा फिर ये। यानी उदीच्यश्च असौ ग्रामश्च। उदीच्य का तात्पर्य उत्तर देश में होने वाला, और कौन है वो उत्तर देश में होने वाला? तो ग्रामवाची शब्द, वही उत्तर देश में है, वही ग्राम है, तो उदीच्य ग्राम है। अगला शब्द है फिर बहुवचः। तो बहुवचन में बहुवः बहवः अचः यस्मिन्, जिसमें अनेक अच हैं, ये अलग हो जाएगा। नहीं, उसी में जोड़ेंगे, इसी के साथ जुड़ेगा ये। तीन शर्तें हैं इसकी। फिर है आगे अंतोदात्त है। अब शब्द इसमें स्वर का भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से पूरा वाक्य बनेगा अंतोदात्तात् बहुवचः उदीच्य ग्रामात् प्रातिपदिकात् शैषिको अयं प्रत्ययो भवति। तो शब्द लिया गया इसमें शिवपुर। शिवपुर तो अब भी है ना कहीं पर, जहां पर प्रसिद्ध है कि
ये जो माचिस दियासलाई जो बनती हैं वही है ना? शिवपुर नाम ऐसा ही कुछ है। वहां विस्फोटक ये जो पटाखे बिकते हैं ना दीपावली के, ये भी सब वहीं से बन करके आते हैं। शिवकाशी, हैं? शिवकाशी है। शिवकाशी, शिवपुर, हाँ वही है। तो हो सकता है वो शिवकाशी कहने लगे हों उसको, लेकिन ये तो उदीच्य का है, वो तो दक्षिण का हो गया शिवकाशी। अब यहाँ पर जो देश विशेष में दिशाएं भी साथ में डाली जाती हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि पाणिनि भारत के हैं, ठीक है ना? तो भारत देश में ही तो देखेंगे हम, अन्य किसी देश में नहीं देखेंगे कौन सा भाग कहा जा रहा है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर अन्य देशों वाले व्यक्ति इस अष्टाध्यायी को पढ़ेंगे तो इन सूत्रों का क्या महत्व है उनके लिए? वो कहेंगे हमारे किस काम के, ये तो इंडिया वालों के लिए है। लेकिन बहुत से सूत्र ऐसे हैं जो सभी के लिए हैं, पूरे पृथ्वीवासियों के लिए हैं, कुछ केवल भारतवासियों के लिए हैं, क्योंकि जब भारतीय थे पाणिनि तो कुछ भारत वालों के लिए विशेष उन्होंने परिश्रम किया, क्योंकि इन सब का महत्व यहीं के लिए है। आचार्य जी, क्या वो उस प्रदेश के बीच में खड़े होंगे तब भी बता पाएंगे कि वो उदीच्य है या प्राच्य है? रहे कहीं भी, जब पूरा देश एक ले लिया, अब चाहे किसी भी कोने में रह करके जब ये बात कही जाएगी तो पूरे देश को ध्यान में रखते हुए उसके हम भाग करेंगे। जब उत्तर जब कहा जाएगा तो हम मध्य में केंद्र बिंदु मान करके उत्तर पूर्व दक्षिण ऐसे करके बोलेंगे। और वर्तमान में भी जब ये बातें कही जाती हैं तो इसीलिए देखो ना, जो बीच में जो प्रदेश आता है उसका नाम ही रख दिया गया मध्य प्रदेश। अब हम जो है उसको इंची टेप लेकर के नापें तो आवश्यक नहीं है पूरा मध्य में ही आ जाए वो, फिर भी एक स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि हम पूरे देश का समय का निर्धारण करते हैं तो कहाँ से करते हैं? इलाहाबाद में जो विद्यमान है रेखा, उसका देशांतर रेखा, उसको लेते हैं। तो आवश्यक है कि इलाहाबाद की देशांतर रेखा पूरे भारत को नाप करके और उसको आधा कर दें तो उसी बिंदु पर आएगी क्या? कोई आवश्यक नहीं है, थोड़ा सा अंतर आ सकता है। इलाहाबाद में जो देशांतर रेखा आ रही है उस पर जो समय होता है उस समय के आधार पर पूरे देश का समय मान लिया गया। अब मान लो इधर पश्चिम में अंतिम सीमा पर जो नगर या शहर ग्राम आ रहे हैं, वहां का व्यक्ति सूर्योदय देखेगा तो वो समय, और कलकत्ता में जो व्यक्ति है उधर पूर्व में बिल्कुल किनारे पर, वहां का जो सूर्योदय देखेगा वहां का रहने वाला व्यक्ति, समय में अंतर होगा कि नहीं? जबकि पंचांग क्या कहेगा? पंचांग तो यही कहेगा ना कि भारत में सूर्योदय आज इतने बजकर इतने मिनट पर इतने सेकंड पर उदय होगा। तो सबसे पहले सूर्योदय राजस्थान वाले को दिखेगा या कि कलकत्ता वाले को दिखेगा? कलकत्ता वाले को दिखाई दे गया, वो फोन कर रहा है वहां से राजस्थान वाले को, देख देख सूर्योदय हो गया। वो कहे कहाँ हो गया, अभी तो कुछ भी नहीं है यहाँ तो। जब तक वहां होगा सूर्योदय तब तक काफी देर हो चुकी होगी, क्योंकि एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा तक पहुंचते पहुंचते 15 मिनट लग जाते हैं, यानी कि 4 देशांतर रेखाओं में 1 घंटा। तो इस तरह से अलग अलग, अब अमेरिका इतना बड़ा है कि वहां पर 4 भाग किए गए उसके। वहां समय बताते समय ये बताना होता है कि कौन से प्रदेश की बात हो रही है, पूरे अमेरिका में नहीं घटेगा। ऐसे ही मान लो जो बॉर्डर पर पाकिस्तान के जो शहर आ रहे हैं, तो भारतीय शहर बॉर्डर पर वहां का समय मान लो वर्तमान में 9:30 बज रहे हैं, और ठीक सीमा की पल्ली पार जो शहर आ रहा है पाकिस्तान में, वो क्या कहेगा? अभी 9 ही तो बजे हैं, 9:30 कहाँ है? आधा घंटे का अंतर हो गया ना। और दूरी कुछ भी नहीं है, वही देश है, थोड़ा सा अंतर, 1 कदम इधर रखो तो 9 बज रहे हैं, 1 कदम इधर को आ जाओ तो 9:30 बज रहे हैं। तो व्यवहार के लिए ये सारी बातें रखनी पड़ती हैं।
ऐसे ही यहाँ पर व्यवहार के लिए हम जब देखेंगे भारत के पाणिनि कौन से भाग की बात कर रहे हैं, तो मध्य का ही बिंदु मानेंगे, जो भी हो सकता है व्यवहार की दृष्टि से। तो यहाँ पर उदीच्य ग्राम, तो वो शिवपुर है, तो शिवपुरे भवम शैवपुरम। ऐसे ही मंडवपुर, तो मांडवपुरम। अब यहाँ पर जब से अंतोदात्त भी देखना है शब्द को, तो शिव का और पुर का और मंडव का पुर का समास किया गया है। समास करके षष्ठी समास है, तो समासस्य से अंतोदात्त रहा। बहुत अच्छे हैं ही, क्योंकि 4 अच तो आ ही रहे हैं इसमें, एक में 5 है। और उदीच्य ग्राम है, ये हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि उदाहरण दे रहे हैं तो उधर का ही कोई ग्राम का नाम रहा होगा। तो इस तरह से ये आय प्रत्यय हो गया, ये भी अण का अपवाद है। आगे प्रस्थोत्तर पद पलद्यादि को पदादण। प्रस्थोत्तर पद पलद्यादि को पदात पंचम एक वचनांतम अण प्रथम एक वचनांतम। प्रस्थोत्तर पद ये अलग शब्द हो गया, प्रस्थ उत्तर पदम यस्य, ये सब स्थानों के ही नाम है। ऐसे ही पलद्यादि गण हो गया, पलदी आदिर ये शाम। तीसरा है फिर कोपद, तो ये सारे ही अलग अलग प्रकार के प्रातिपदिक हो गए। जैसे पिछले सूत्र में उदीच्य ग्राम, बहुवच, अंतोदात्त, तीनों बातें एक में ही घटानी थी, यहां सब पृथक पृथक हैं। तो प्रस्थोत्तर पदार्थ पलद्यादिभ्यः कोपदाच्च प्रातिपदिका प्रातिपदिकेभ्यः शैशिको अण प्रत्ययो भवति। अब यहाँ अण कर रहे हैं, अण का ही प्रकरण चल रहा है सारा, तो स्पष्ट है कि किसी न किसी का ये इसी प्रकरण में अपवाद बनेगा। तो अभी जो पीछे सूत्र आया था उदीच्य ग्रामाच बहुवच अंतोदात्तात्, इससे अय की प्राप्ति हो रही थी, यानी कि ये भी उदीच्य ग्राम है। ये शब्द जो आ रहे हैं ना इसमें, ये भी उदीच्य ग्राम के नाम है। तो पूर्व सूत्र से अय की प्राप्ति थी, यहाँ अण है। ये सारा परिश्रम क्यों करना पड़ा पढ़ने को? स्वर के कारण से। इसलिए बार बार जो बात आती है ना कि स्वर पर भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया। उन्होंने अपने जीवन काल में, अपने समय में विद्यमान शब्दों को बहुत ही बारीकी से सूक्ष्मेक्षिका से निरीक्षण करते हुए तब ये सूत्रों की रचना की है। बहुत परिश्रम किया है उन्होंने। वर्तमान में भले ही इसका महत्व नहीं है, लेकिन उनकी बुद्धि का पता चलता है, उनकी बुद्धि की तीक्ष्णता का पता चलता है। तो इस तरह से शब्द इसमें देखेंगे। प्रस्थोत्तर पद का लिया पहले, माद्री प्रस्थ, तो माद्री प्रस्थे भवः माद्री प्रस्थः। महकी प्रस्थ, ऐसे ही पलदी, तो पलदी से पालदः। पलद्यादि गण में ही परिषद शब्द भी आ रहा है। परिषद तो प्रसिद्ध है, सांसदों को बोलते हैं ना पारिषद। तो परिषदे भवः पारिषदः, परिषद में यानी कि जो स्थान है वहां का संसद, उसमें होने वाला। ककारोपद में, अब ये पलद्यादि को हम यदि कहें कि ये भी उदीच्य ग्राम है, तो ये तो खैर नहीं घटेगा उसमें, क्योंकि परिषद किसी ग्राम का नाम नहीं होता। तो यहाँ पर हम किसी अन्य प्रकार से इसमें किसका अपवाद ले सकते हैं फिर, या स्थान का भी नाम मानेंगे तब तो कोई बात नहीं, उदीच्य ग्राम का ही अय का अपवाद बन जाएगा, जिसमें और दिया नहीं है। लेकिन हाँ, पलद्यादि गण में जो कुछ शब्द ऐसे आ रहे हैं, तो उसमें कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो वाहिक ग्राम कहलाते हैं। तो वाहिक ग्रामे भ्यष्ट सूत्र आएगा ना आगे, वो उसका अपवाद बनेगा। ये है वाहिक ग्रामे भ्यष्ट, वहां पर ठय और ईंठ प्रत्यय कहे गए हैं वृद्ध संज्ञक शब्दों से। तो परिषद तो खैर अलग है, वो तो ऐसा नहीं है, वृद्ध संज्ञक भी नहीं है वो। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो बाधक बाधन के रूप में आएंगे। ऐसे ही आगे दिया है ककारोपद का, तो निलीनक, ये ककारोपद है, तो निलीनके भवः नैलीनकः।
आगे है चैयातक। अब चैयातक में मूल शब्द क्या माना जाएगा? चियातक, आदेश को वृद्धि करके चैयातक, या फिर च्यात। लेकिन च्यात बोलेंगे तो पदांत यकार तो नहीं कह पाएंगे, तो चिया तक ही ठीक रहेगा, चिया तक नहीं, क्योंकि न एवाभ्याम सूत्र नहीं लग पाएगा, वो तो पदांत में लगता है। आगे है कण्वादिभ्यो गोत्रे। अब ये इन्होंने अपत्याधिकार में जो शब्द बने हैं वहां से उठा लिए, कण्वादि गण वहां दिया है ना, तो कण्वादिभ्यो गोत्रे, उसमें गर्गादि गण के अंतर्गत है ये। तो कण्वादिभ्य पंचमी। आचार्य जी ये पलद्यादि जो गण है उसमें रोमक शब्द भी आया है, वो भी ककारोपद है, और ककारोपद के ग्रहण से वो भी ग्रहण हो जाएगा। कौन सा शब्द? रोमक। हाँ, तो रोमक है, तो वही मैंने कहा ना कि वाहिक ग्राम में भ्यष्ट जो आ रहा ना, ठय और ईंट है, वो उसकी प्राप्ति थी, तो कोपद कहने से भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वाही ग्राम भ्यष्ट कोपद का अपवाद बन जाएगा। कोपद शब्द हो गया व्यापक, और व्यापक में से जब कोई सूत्र दूसरा बनता है, जैसे वाहिक ग्रामे भ्यष्ट से बनाया, तो वाहिक ग्राम जो होंगे उनमें यदि कोई कोपद है तो इधर वाला कोपद नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसको अवकाश और शब्दों में मिल जाएगा, तो उसके भी अपवाद हैं ये। तो कण्वादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम गोत्रे सप्तम एकवचनांतम। अब यहाँ गोत्रे जो शब्द आ रहा है, जैसे हम पीछे अर्थ करते आए हैं कि कहीं पाणिनि सप्तम्यंत शब्द को देते हैं तो अभिधेय को बोलता है वो, ये अभिधेय में नहीं घटेगा, क्योंकि गोत्र पीछे पारिभाषिक शब्द है और वहां पर गोत्र में अलग अलग प्रत्यय कहे गए हैं, तो इसलिए गोत्र में विहित प्रत्यय, अब प्रत्यय अर्थ आते ही फिर तदंत विधि लग जाएगी। तो इस तरह से अर्थ बनेगा कि कण्वादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः गोत्रे गोत्रे विहितः प्रत्ययः तदंतात् प्रातिपदिकात्। पहले हम गोत्र में प्रत्यय कर लेंगे, केवल कण्व मूल शब्द को नहीं लेंगे, ऐसे कण्व से पहले गोत्र में प्रत्यय किया जाएगा, अर्थात कण्व का पौत्र आदि। उसके बाद फिर उसका कुछ तस्येदम आदि अर्थ करते हुए तब ये सूत्र लगाएंगे। तो तदंतात् प्रातिपदिकात् शैषिकः अण् प्रत्ययो भवति। जैसे कण्व से बना लिया पहले गर्गादिभ्यो यहीं से काण्व्य, अब काण्व्य हो गए कण्व के पौत्र आदि। अब उन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया तो उनके छात्र, तो काण्व्यस्य छात्रा, अब तस्येदम लगेगा यहाँ पर, तो तस्येदम जो ये शैषिक अधिकार में आ गया इसमें। अब इस सूत्र ने यहाँ पर अण् प्रत्यय किया, तो अण् प्रत्यय की क्या आवश्यकता थी, वो तो तस्येदम कर ही देता। तो क्योंकि यहाँ पर जब हम कण्व से जब कण्वादिभ्यो यहीं से वो गर्गादिभ्यो यहीं से यहीं करेंगे, तो ये बन गया काण्व्य, यानी कि वृद्ध बन चुका है अब ये, आदियस को वृद्धि होने से, और उसके लिए सूत्र बैठा हुआ यहाँ वृद्धाक्ष है, बहुत बलवान है वो, तो उसे छ की प्राप्ति हो रही थी, उसके अपवाद के रूप में फिर यह सूत्र बनाना पड़ा पाणिनि को, इसने अण् प्रत्यय कर दिया। तो काण्व्य से छात्रा, अब अण किया तो काण्व्य और अण, अब यस्यति च भी लगा। अब यकार जो सामने आ गया, ये यकार को देखा गया, ये तो अपत्यार्थ में किया है आपने, तो अपत्यार्थ में किया है तो इसको भी जाना पड़ेगा। आपत्यस्य च तद्धिते अनाति, तद्धित का है, तद्धित परे है यहाँ पर दूसरा है, वो भी तद्धित का ही यकार, लेकिन अपत्यार्थ में हुआ है, और आगे भी तद्धित होना चाहिए, और आगे जो तद्धित होगा उसमें आ ना हो, बस ऐसा प्रत्यय न हो जिसके प्रारंभ में आ रहा है। तो इस तरह से यकार का भी लोप हो गया, बहुवचन में फिर बन गया काण्वा। ऐसे ही मूल शब्द यहाँ पर गोकक्ष, गोकक्ष से बना लिया पहले गौकक्ष्य, उससे फिर यहाँ पर अण प्रत्यय करके
गो कक्षा है, यहाँ भी यकार का लोप करेंगे। तो ये सब वृद्धाक्ष के अपवाद बने। ऐसे ही अगला सूत्र भी वृद्धाक्ष का अपवाद है। अब इसने तो गोत्र में विहित प्रत्यय इतना मात्र लिया, अगले सूत्र ने ईय प्रत्यय लिया है, ईयश्च। तो ईय पंचम एकवचनांतम चाव्यपदम। अब ये अलग से क्यों कहना पड़ रहा है, ये भी तो गोत्र में ही ले रहा है, तो इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर कर्णवादी एक सीमा बांध दी गई ना, हम बाहर के शब्दों को ले नहीं पाएंगे। और कर्णवादी है गर्गादि के अंतर्गत, तो गर्गादि के अंतर्गत आने से तो यही ही हो पाएगा, ईय कहाँ होगा। तो ईयंत तो रह गए, करना उनसे भी है हमें अण प्रत्यय। तो ईय पंचम एकवचनांतम चाव्यपदम। तो गोत्रे य ईय विहित तदंतात अण प्रत्यय भवति शैषिका। तो अब यहाँ पर दक्ष प्लक्ष इत्यादि शब्दों से पहले अत ईय से गोत्रापत्य में ईय प्रत्यय करेंगे, तो बन गया दाक्षी प्लाक्षी आदि। अब ये शब्द बन गए ऐसे जो कि वृद्ध हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, बहुत बूढ़े तो इनसे फिर छ की प्राप्ति होने लगी वृद्धाक्ष से। इसने अण कर दिया तो दाक्षाः प्लाक्षाः। आगे महक शब्द हो सकता है, तो उसे माहकी बनाने के बाद फिर इसे अण प्रत्यय करेंगे। ये तस्येदम अर्थ में ही घटेंगे, ये मनुष्यों के साथ में घटाएंगे तो तस्येदम, देश के साथ में घटाएंगे तो भव अर्थ चल जाता है। अब ये अपवाद आया आगे कि न द्यचः प्राच्य भरतेषु, न अव्यपदम द्यचः पंचम एकवचनांतम प्राच्य भरतेषु सप्तमी बहुवचनांतम। दो अच वाले शब्दों को ले रहा है ये, द्वौ अचौ यस्मिन्। और वो शब्द हैं कौन से, तो कहा प्राच्य भरत। ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों समास करके प्राच्याश्च भरताश्च। तो प्राच्य का तात्पर्य प्राच्य हो गया, जैसे उदीच्य बोलते हैं तो पूर्व प्रदेश में होने वाला प्राच्य। अच्छा, अब प्राच्य के साथ में फिर दूसरा शब्द दिया है इन्होंने, भरत। तो भरत गोत्र के रूप में वहां प्रसिद्ध है। तो वो जो भरत गोत्रवाची जो शब्द कहलाएंगे, कि गोत्र की अनुवृत्ति भी आ रही है इसमें, तो भरत गोत्रवाची जो शब्द हैं, जो स्थानों के नाम हैं, नहीं स्थानों के नहीं, व्यक्तियों के जो नाम हैं, तो वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो हैं प्राच्य पूर्व के। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि प्राच्य भरत गोत्रात। अब गोत्रात कह करके तात्पर्य गोत्र में विहित प्रत्यय, वो कौन सा है, तो ईयश्च से ईय ले लिया ऊपर से। तो प्राच्य भरत गोत्रात ईयंतात। अगली शर्त आई फिर दो वच वाला होना चाहिए, तो द्व्यचः प्रातिपदिकात अण प्रत्यय भवति, अण प्रत्यय न भवति। इसने निषेध कर दिया। तो स्पष्ट है कि ईयंत होने से ईयश्च सूत्र से प्राप्ति हो रही थी, उसमें से प्राच्य भरत गोत्र वाले छांट दिए गए, उनको अलग कर दिया गया। तो अब जब अलग कर दिया गया है और अण प्रत्यय का निषेध कर दिया, तो फिर कौन सा होना है, तो वृद्ध होने से वृद्धाक्ष लग जाएगा। तो इस तरह से मूल शब्द यहाँ पर चेद, चेद किसी मनुष्य का नाम, चेदस्य अपत्यम, कैसा अपत्यम, गोत्रापत्यम, वो हो गया चैदी अत ईय। अब ये हो गया ईयंत। तो ईयश्च से अण की प्राप्ति हो रही थी तस्येदम अर्थ में, इसने निकाल दिया वहां से बाहर। इसने कहा कि नहीं, ये दो अच वाला है और प्राच्य भरत गोत्रवाची है ये, तो इसलिए अब चैदेह छात्राः ऐसे विग्रह करेंगे तो अण न होकर के छ प्रत्यय हो गया। तो चैदिया, पुष्क से बनाएंगे पहले पौष की, पौष के है छात्राः पौष्कियाः। ऐसे ही काश और पाश शब्द,
तो काशी पाशी ऐसे बना करके इयंत पहले बनाना होगा, उसके बाद फिर काशे है छात्रा, पाशे है छात्रा, काशिया पाशिया। ये काशी पाशी या चैदी पौष्की ये सारे गोत्र प्रत्यांत पहले बना लेंगे, सभी कारांत बन जाएंगे। अब आया मुख्य सूत्र जिसके चारों ओर ये घूम रहे थे सब। वृद्धाच्छः, तो वृद्धात् पंचम एकवचनांतम, छह प्रथम एकवचनांतम, सारे ही प्रातिपदिक ले लिए इसने जो वृद्ध हैं। जो वृद्ध व्यक्ति होता है मनुष्य, वो भी वृद्ध कैसे होता है, क्या विशेषताएं होती हैं उसकी? बहुत सारे अनुभवों को लिए हुए होता है, समृद्ध अनुभवों से, समृद्ध बढ़ा हुआ, अनुभवों से बढ़ा हुआ, यानी कि वृद्धि से युक्त। अब ये वो वृद्धि नहीं है ये वाली, ये अन्य प्रकार के गुणों की वृद्धि से युक्त होने से वृद्ध। अब यही बात पाणिनि शब्दों में घटा रहे हैं। अब शब्दों में गुणों की वृद्धि तो नहीं कर पाएंगे वो। उन्होंने कहा कि चलो स्वरों को बढ़ा दो, तो स्वरों की वृद्धि कर दी उन्होंने, तो स्वरों की वृद्धि करके शब्द क्या बन गया? वृद्ध। वृद्धि तो हुई ना वहां भी, यहाँ गुणों की वृद्धि होने से वृद्ध हो गया, वहां स्वर की वृद्धि होने से वृद्ध हो गया। अब वो स्वर की वृद्धि स्वरूप से हो या सूत्रों के द्वारा की गई हो, ये दोनों बातें ले ली जाती हैं, तद्भावित और अतद्भावित दोनों प्रकार की। तो वृद्धात् पंचम एकवचनांतम छह प्रथम एकवचनांतम वृद्ध संज्ञकात् प्रातिपदिकात् शैषिक छह प्रत्ययो भवति। अब यहाँ जो शब्द हैं सारे पहले हम गर्ग से बनाएंगे, गार्ग्य, जैसे पीछे अभी सूत्र आया था कण्वादिभ्यो गोत्रे, तो कण्व से बनाया था काण्व्य और गर्ग से बनाया गार्ग्य। तो पाणिनि ने गर्गादि गण के अंतर्गत अवान्तर गण कण्वादि एक और निकाल दिया, वो अलग कर दिया। अब जो अन्य रह गए वो फिर यहाँ आ जाएंगे वृद्धाच्छः के पास में। तो गार्ग्यस्य छात्राः, गार्गीयाः, वत्स से पहले वात्स्य और फिर तस्य दम लगा करके वात्सीयाः। गार्गीयः वात्स्य एक वचन भी ले लिया है, इदम में एक वचन भी आ सकता है, छात्र हो या अन्य कोई वस्तु, मकान आदि कुछ भी ले सकते हैं। शाला माला, शाला ये स्थान का नाम है तो भव अर्थ लगेगा यहाँ पर, तो शालायाम भवः शालीयः। वैसे ही माला शब्द भी मालायाम भवः मालीयः। तो गार्ग्य वात्स्य में जो यह आया है यकार अपत्यार्थक था, इसलिए आपत्यस्य च से उसका लोप भी किया जाएगा। अब जिस प्रकरण में यहाँ वृद्ध संज्ञा जो पीछे आ चुकी है, तो कौन कौन से सूत्र थे? वृद्धिर्यस्या चामादिश तद्वृद्धम, फिर त्यदादि नीच, फिर अंत में था एवं प्राचाम देशे। ये तीन सूत्र वृद्ध संज्ञा करने वाले हैं। उन तीन सूत्रों में त्यदादि नीच, त्यदादि गण में जो आए शब्द हैं उनकी भी वृद्ध संज्ञा होती है। उसी त्यदादि गण में भवत शब्द भी आया हुआ है, जो भवत का भी नाम वृद्ध हो गया, और भवत का नाम वृद्ध हो गया तो वृद्धाच्छः से शैक्षिक अर्थों में छह प्रत्यय ही तो होगा। भवदीय बोलते भी हैं हम लोग, भवदीय भवदीय बनेगा, लेकिन भावत कह तो नहीं बन सकता। इसके लिए फिर अगला सूत्र आया ये कि भवतश ठक छसौ। एक चीज और भी है कि यदि हम यहाँ इस सूत्र में केवल ठक बोल रहे हैं और छ तो ऊपर से हो ही गया था, छ को ये करना है ऊपर है तो छस कहने की अलग से क्या आवश्यकता थी? तो छ करके बन जाएगा भवदीय, ठग यहाँ कर लेंगे, बन जाएगा नहीं? भवत से छ प्रत्यय किया, छ को ई हो गया, तकार को तकार हो करके भवदीय। क्यों अनमोल?
जी हो जाएगा। हो जाएगा। भवत के आगे छ प्रत्यय, छ को ये आदेश। क्यों तेजस्विनी? अब यहाँ भ संज्ञा होगी कि पद संज्ञा होगी? अच्छा, भजन्य। तो भ संज्ञा होगी तो लग जाएगा झलान सुनते, सकार को दकार कर पाएगा वो? नहीं कर पाए। क्या बनेगा? भवतीय। तो छस करने से क्या हो गया? सकार लगा देने से क्या हो गया? तसौ मत। क्या हुआ? देखो, यचिभ हमने लिए यकारादि अजादि, क्षितिज। तो अजादि में ये छ आ गया था, ठीक है ना? भसन्या करने लगा ये। स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने ने स्वादि में सारे ही ले लिए हैं, यकारादि अजादि हलादि कुछ भी सही, सब बटोर लिए उसने। जानते हो बटोरना किसे कहते हैं? इकट्ठा करना। जैसे कभी कभी देखा होगा, जुआरी जुआ खेलते हैं ना जो बड़े बड़े देशों में, वो जो सिक्कों से चलते हैं, तो जब कोई जीतता है तो दोनों हाथों से मेज पर फैले हुए जो धन है ना, सारा जो लगाया दांव पे लोगों ने, वो सब दोनों हाथों से इकट्ठा करता है अपने लिए भरने के लिए। इसे कहते हैं बटोरना। तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान ने सारे बटोर लिए, उसने कोई छोड़ा ही नहीं किसी और के लिए। यह चीज हमने उसमें से दो प्रकार के निकाल लिए बाहर, यकारादि और आजादी। तो आजादी निकाल देने से छ भी उसमें आ गया, तो फिर भ संज्ञा की ही तो प्राप्ति हो रही है। तो पाणि ने फिर एक सूत्र और बनाया कि तसौ मत्वर्थे। एक तो ये है सूत्र। अच्छा, पद संज्ञा करने वाले सूत्र कौन कौन से हैं? अच्छा जी, क्षितिज लगेगा यहाँ। सुप्तिंगंतम पदम न। पद संज्ञा करने वाले सूत्रों को पकड़ो पहले। सुप्तिंगंतम पदम न के क्षितिज। क्षितिज, ठीक है ना? अब क्षितिज कहने से वहां स्वादि की तो अनुवृत्ति आ नहीं रही है। वहां हम बाहर के भी प्रत्यय ले सकते हैं ना, सुप्तिंगंतम पदम न के क्षितिज, अन्य प्रत्यय भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम लेंगे तो पाणिनि ने ये एक साथ की बात जोड़ी कि तसौ मत्वर्थे। अगर कोई सकारांत या तकारांत प्रत्यय है, मान लो यकार आदि आजादी की श्रेणी में आ गया, वो अंत वाला भाग थोड़ी देखेंगे अब कोई हम क्या है अंत में। तो पाणिनि कह रहे अंत में यदि तकार या सकार आ जाता है उस अवस्था में, जैसे यहाँ पर छस है, तो छस में तो सकार अंत में आ गया ना, तो सकार अंत में आ गया तो उसकी भी भ संज्ञा कर रहे हैं पाणिनि। तो तसौ तकारांत सकारांत स्वादियों में जो प्रत्यय आ रहे हैं उनकी भी तो पूर्व शब्द की भ संज्ञा होगी, तो तब भी भ संज्ञा ही प्राप्त हो रही है। लेकिन शर्त लगा दी मत्वर्थे। अगर मतुप के अर्थ में अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति, इस अर्थ में अगर कोई तकारांत सकारांत आ रहा है तब भ संज्ञा होगी। तो ये क्षितिज का एक तरह से अपवाद बना, क्योंकि क्षितिज ने सकारांत सारे सारे ले लिए उसने, कि सकारांत यदि कोई प्रत्यय आगे आएगा तो पर संज्ञा होगी। तो पाणिनि कह रहे हैं नहीं, अगर मत्वर्थ में तक सकारांत आएगा तो भ संज्ञा होगी। ये मत्वर्थ में है नहीं, छस। अब यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा फिर? क्षितिज। उसने पद संज्ञा कर दी, ज्ञान सुनते लग गया, इसलिए छस को अलग से बोलना पड़ रहा है, छ से काम नहीं चल पाया। तो इस तरह से यहाँ पर भवत प्रातिपदिका धृत संजकात शैषिकौ ठक छसौ प्रत्ययौ भवतः। तो छस में तो भवदीय अभी बना ही लिया, और ठक करेंगे तो इस सुख तांतात कह। कैसा है ये? इसमें से इस उस उक त चार चीजें हैं, चार में से कौन सा है ये? तकारांत। भावत कह हो गया, तकारांत होने से क हो गया, एक आदेश नहीं बैठा, से का अपवाद है, इस सुक्तांतात कह।
चलो आगे। तो एक ही शब्द के लिए है ये सूत्र, भवत शब्द के लिए। तो दो ही बनते हैं इससे, शैक्षिक अर्थ जितने भी हैं उन सब में ये दो शब्द बनते हैं, भावत कह और भवदीय। दोनों प्रयोग में आते हैं, भवदीय अधिक आता है, भावत का भी मिल जाएगा। यदि कोई भावत कह प्रयोग करता भी है ना, तो ऐसा मानते हैं कि हाँ ये अधिक पढ़ा लिखा है थोड़ा। भवदीय कहेगा अरे ये तो सामान्य शब्द बोला है, तो सभी बोल लेते हैं, इसमें कौन सी विशेषता है। तो विशेषता कहाँ आती है, जहाँ विशेष शब्द बोला जाए। और विशेष किसे कहते हैं, जो सामान्य नहीं है। यानी कुछ ही लोग जिसका प्रयोग करते हैं वही तो विशेष होगा। विशेष कम होता है या सामान्य कम होता है? विशेष कम होता विशेष कम होते हैं। विशेष कम होता है ना, तो भावत का कम बोला जा रहा है, तो कम वाले को बोला करो अगर विशेष बनना है तो। आगे है काश्यादिभ्य ठौ। काश्यादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम ठौ प्रथमा द्विवचनांतम। काश्यादि गण हो गया, ये पहला शब्द है इसमें, काशी। बनारस को भी काशी बोलते ही हैं, लेकिन ये काशी ह्रस्व इकारांत है। तो काशादिभ्य पंचमी, हाँ काशी काश्यादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य ठै येठ दो प्रत्यय है ये, ठै येठ इत्येतौ शैक्षिकौ प्रत्ययौ भवतः। ठै और इठ में क्या अंतर दिख रहा है? तुम लोग कहोगे कि अंतर तो ज्यादा ही है ना। अगर हम केवल इतना मान लें कि यकार का परिवर्तन कर दिया गया है, जैसे पीछे कौन सा आया था ऐसा, आए आए न्या, है। क्या ऐसा ही है ये? ठै और येठ, यकार का स्थान बदला गया है केवल, तो कहोगे नहीं इसमें इकार भी है। तो इकार वास्तव में नहीं है, ये उच्चारण के लिए है। क्योंकि यदि हम इकार मान लें अनुबंध के रूप में, तो यकार और इकार मिलकर के जो ही बनता है, तो हम किस सूत्र से यहाँ पर इत संज्ञा करते हैं? आदरणीय टुडव। आदरी टू डबा। तो उसको फिर हम ईत कह पाएंगे? वो तो ईत है, जैसे ईत हक सूत्र लगाते हैं, तो ईत वाले कार्य तो नहीं हो पाएंगे ना। फिर हमें ईत वाले कार्य भी करने हैं। तो इसलिए ये पाणिनि ने इकार उच्चारण के लिए रखा है, नहीं तो बड़ा कठिन पड़ेगा बोलना। ठै ञठौ ञठौ उच्चारण के लिए रख दिया है, सुविधा के लिए, उसको अनुबंध के रूप में नहीं लेना है। तो केवल यकार का स्थान परिवर्तन है बस। क्यों रखना, क्यों किया गया? क्योंकि ठै करेंगे तो स्त्रीलिंग में ङीप होगा, और यकार को इधर ले लिया है, अब होगा स्त्रीलिंग में टाप। ये अंतर आ गया। तो काश्य, तो काशिकी स्त्रीलिंग में, और जो है नीप हो गया है। दूसरा स्त्रीलिंग बनाएंगे तो टाप होगा, तो काशिका। तो यही पुस्तक है काशिका। हो सकता है वहीं पर रचना की हो वामन और जयादित्य ने। काश्याम भवः काशिका। ऐसे ही विद शब्द से वैदिकी और वैदिका, तो ये ध्यान रखना है, इसमें टिड्ढाण लगाएंगे और दूसरे में टाप होगा। आगे है वाहिक ग्रामे भ्यश्च। कोई ये भी कह सकता है ना कि ईंट में इकार उच्चारण के लिए न माने तब भी तो लग जाएगा अजायतष्टा। तो समझ में आ गया नहीं आ गया? उसी का उत्तर था ये कि ईंट में इकार उच्चारण के लिए नहीं मानेंगे तो ईंट वाला कार्य आदि को वृद्धि कैसे करेंगे? वो नहीं हो पाती। वाहिक ग्रामेभ्यः पंचमी बहुवचनांतम च व्यपदम। अब ये वाहिक, ये स्थान विशेष का, देश का नाम हो गया, उसमें होने वाले ग्राम, उनके वाचक शब्द लेंगे। तो वाहिकस्य या वाहिके ग्रामः, जो समास किया है इन्होंने षष्ठी या सप्तमी, सप्तमी ज्यादा अच्छा लग रहा है।
वाहिके ग्रामाः वाहिक ग्रामाः। तो वाहिक ग्राम वाचिभ्यः, अब ये वृद्ध जो पीछे से चला था वृद्धाक्षः, तो ये अगले सूत्र में भी जाएगा। ये 4-5 सूत्रों तक है ये वृद्ध का प्रकरण। वाहिक ग्राम वाचिभ्यः वृद्ध संज्ञकेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः शैषिकौ ठै इत्येतौ प्रत्ययो भवतः। तो ये सब इसी के अपवाद चल रहे हैं, छ के ध्यान रखना। वृद्धाक्ष से छ की प्राप्ति में ही सारे कहे जा रहे हैं ये। तो यहाँ पर शब्द मूल क्या है? शाकलिकी शाकलिका बना है, तो शकल शब्द, शकल शब्द से शकले भवः। तो स्त्रीलिंग में इसलिए दे रहे हैं बार बार उदाहरण ये, जिससे कि ठै और ईंट का अंतर पता लग जाए कि किसमें ठै है और किसमें ईंट है। और अगर पुल्लिंग में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? शाकलिका शाकलिका। क्या अंतर पड़ा? स्त्रीलिंग में भेद पता चलता है प्रत्यय का, पुल्लिंग में नहीं मालूम पड़ेगा, इसलिए दे रहे हैं स्त्रीलिंग के उदाहरण। मंथव शब्द से मांथविकी मांथविका। इसमें ये भी दिया है इन्होंने अर्थ में, व्याख्या में, कि ये जो वाहिक है ये कहाँ का है स्थान? तो पंचानाम सिंधु षष्ठानाम, महाभारत का उदाहरण दिया, श्लोक आता है उसमें, पंचानाम सिंधु षष्ठानाम अंतरम ये समाश्रिता है, वाहिका नाम ते देशा है। सिंधु षष्ठानाम, 6 नदियां सिंधु मिला करके, यहाँ जो 5 नदियां और फिर सिंधु मिला करके 6 बन गई। इनके मध्य में, इनके आसपास जो भी स्थान आ रहे हैं वो सब वाहिक कहलाते हैं, वाहिक देश। तो सब ये उत्तर भारत ही हो गया पूरा, उधर जम्मू कश्मीर आदि सब का भाग आएगा, सिंधु से लेकर के सतलज तक। आगे अब ये सब स्थानों के ही नाम चल रहे हैं। विभाषो शीनरेशु, विभाषा प्रथम एक वचनांतम, उशीनरेशु सप्तमी बहुवचनांतम। उशीनर ये भी देश विशेष हो गया। तो उशीनरे, उशीनर देशे ये वाहिक ग्रामा, क्योंकि वाहिक ग्राम भ्रष्ट को थोड़ा संकुचित कर रहे हैं, उसका अपवाद इसको ले रहे हैं विकल्प करने के लिए। तो उशीनर देशे ये वाहिक ग्रामा तेभ्यः वृद्ध संज्ञकेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः विभाषा ठै यिठ इत्येतौ प्रत्ययो भवतः। अब यहाँ पर ये विकल्प करके हो जाएगा, पूर्व सूत्र से नित्य प्राप्त हो रहा था। तो वाहिक प्रदेश बड़ा हो गया, क्योंकि उसके अंतर्गत ले रहे हैं ना ये उशीनर को, ये छोटा हो गया। तो उशीनर प्रदेश में जो ग्रामवाची शब्द हैं वो भी वृद्ध संज्ञक, उनसे करेंगे ये। देखो पीछे भी जैसे हमने बनाया था शाकलिकी शाकलिका, तो यहाँ भी हमें वृद्ध संज्ञक लेना है, ये ध्यान रखना था, वो मैंने गलत बोल दिया था पहले। शकल नहीं बोलेंगे, शाकल ही बोलेंगे। ऐसे ही मंथव नहीं कहेंगे, मांथव कहेंगे उसको। वृद्ध लेना है सारे प्रातिपदिक। यहाँ पर भी आह्व जाल शब्द होगा मूल, तो आह्व जालिकी आह्व जालिका, ठीक है ना। विकल्प से हुआ है तो फिर दूसरे पक्ष में कौन सा लगेगा? वृद्धाक्ष, तो आह्व जालिया। अब अगला शब्द क्या पकड़ेंगे फिर? सुदर्शन नहीं, पहले बना लेंगे सौदर्शन, वृद्ध बना करके उससे करेंगे फिर थ और ईंट और छ। तो सौदर्शनी की, सौदर्शनिका, सौदर्शनिया, ये सब बनेंगे। अच्छा जी, यहाँ उशीनर देश ही बड़ा होगा ना? उशीनर देश बड़ा क्यों नहीं हुआ? बड़ा क्यों नहीं हुआ? हम थोड़ी करेंगे बड़ा उसको। अरे जब पीछे से अनुवृत्ति आ रही है वाहिक ग्राम की, तो वाहिक ग्राम में जो उशीनर, मैं थैले के अंदर जो चीज होती है वो छोटी होती है या थैला छोटा होता है? जो चीज होती है, कमरे में रखी वस्तु छोटी होगी या कमरा छोटा होगा? वस्तु। फिर तो वाहिक देश में जो उशीनर हो गया छोटा।
यानी उशीनर वाची जो देश विशेष है उशीनर नाम का, वो देश विशेष वाहिक जो ये विशाल प्रदेश है उसके अंतर्गत आ रहा है। जैसे भारत पूरा देश, फिर भारत के अलग अलग प्रांत, वो छोटे हो गए ऐसे। अजय ऋषिनर देश है ये वाहिक ग्राम हैं? अच्छा ठीक है, उल्टा हो गया। तो उशीनर बड़ा कहलाएगा फिर। उशीनर देश में, यानी उशीनर एक बड़ा हुआ, उसके अंतर्गत जो, नहीं, बात वही बैठेगी। देखो पहले लिया हमने वाहिक ग्रामेभ्यश्च, विचार करो दोबारा कि वाहिक ग्राम वाचियों से सारे शब्द आ गए उसमें अब, ठीक है ना, सारे शब्द आ गए। अच्छा, अब उसी में एक उशीनर भी भाग आ रहा है, लेकिन उशीनर वाला भाग, जैसे हम लोग रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो हम भारतीय हैं कि नहीं है? क्यों? हम तो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो क्या उत्तर उत्तर प्रदेश भारत में ही तो है। अच्छा, अब उशीनर जो देश है, वो उशीनर देश में रहने वाले लोग वाहिक में रहने वाले हैं कि नहीं है? मतलब तो कौन सा बड़ा हुआ? वाहिक बड़ा हुआ। समझ में आ गया? नहीं, उशीनर छोटा ही रहेगा। ये सूत्र ये कह रहा है कि उशीनर देश में जो वाहिक ग्राम है, ठीक है ना, जिसको पीछे कहा गया था, क्योंकि वहां पर कुछ शब्दों का जो परिगणन किया होगा इन्होंने, तो उसके जैसे आह व जाल शब्द को ले लो, तो आह व जाल शब्द वाहिक के अंतर्गत आते हुए भी वो उशीनर भाग में भी आ रहा है। उशीनर जो छोटा देश है, जैसे हम भारत का कोई शहर ले लें, जैसे हमने ले लिया आगरा, तो आगरा भारत देश में भी आ रहा है, उत्तर प्रदेश में भी आ रहा है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में आने वाला जो आगरा है, जो कि भारतीय शहर है, उससे ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे यहाँ पर है कि उशीनर प्रदेश में जो वाहिक ग्राम वाले जो शब्द हैं उनसे विकल्प करके, क्योंकि यदि हम इसको उशीनर को बड़ा मानेंगे तो उशीनर देशे ये वाहिक ग्राम, इसको यदि घटाएं तो इसका तो फिर अर्थ ये होगा कि उशीनर एक ऐसा देश जिसका कुछ भाग वाहिक में आ रहा है, यही तो कहा जाएगा फिर। चलो कर लेना विचार, कोई ऐसा विषय नहीं है ये बहुत गंभीर, के बिना इसको हल किए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यूं भी ले सकते हैं कि उशीनर यदि बड़ा मानेंगे तो पूरा उशीनर वाहिक में नहीं आएगा, फिर उशीनर का कुछ भाग वाहिक में आएगा। अब रही बात कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये निर्णय अब नहीं हो पाएगा। क्या पता दोनों बराबर बराबर हों और कुछ भाग जो है उसका उशीनर का वाहिक में भी आ गया हो, और वाहिक में आने के बाद भी उशीनर नाम से भी बोल रहे हैं उसको, वाहिक नाम से, क्योंकि दोनों में बोलेंगे ना फिर। वैसे यहाँ पर अपने देश में घटाएं हम तो ये घटेगा नहीं कि कोई शहर ऐसा हो, है कोई ऐसा नगर या शहर के जिसका कुछ भाग दूसरे प्रदेश में है, कुछ भाग दूसरे प्रदेश में है, ऐसा तो नहीं होता ना। सीमाएं जब बांधी जाती हैं तो पूरा पूरा भाग लेते हैं, पूरा पूरा शहर उसका, उसकी सारी सीमाएं जो भी होती हैं सब ले ली जाती हैं। इसीलिए फिर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनती हैं सीमाओं की, देखा है नहीं तो बिल्कुल स्केल लेकर के और रेखाएं बनाई जाए और जो भाग जहां आ रहा है उसको वहीं तक लेंगे। फिर ऐसे नहीं होता ना, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनती हैं। नक्शा देखा होगा तो प्रदेशों की सीमाओं की रेखाएं कैसी होती हैं, टेढ़ी टेढ़ी, क्योंकि अलग अलग जो जो जनपद हैं उनकी सीमाएं हैं, उनको पूरा पूरा लेना होता है। तो अगर हम उशीनर को अलग ले लें तो फिर यही कहना पड़ेगा कि उशीनर का कुछ भाग ऐसा था जो उशीनर नाम से भी प्रसिद्ध था और वाहिक नाम से भी प्रसिद्ध था, क्योंकि उशीनर के अंतर्गत जो वाहिक ग्राम है। और अगर हम यूं ले लेते हैं कि वाहिक ग्राम बड़ा है, उसके अंतर्गत कुछ भाग ऐसा है जो उशीनर नाम से है, लेकिन उशीनर नाम से होने पर भी वो वाहिक ग्राम भी है, वाहिक नाम से भी है प्रसिद्ध। तो पूर्व सूत्र का हमें अपवाद बनाना है ये। तो पूर्व सूत्र का अपवाद तभी बनेगा जब पूर्व सूत्र की प्राप्ति दिखाएंगे। पूर्व सूत्र की प्राप्ति तब होगी जब वो वाहिक माना जाएगा।
वाहिग्राम, तो वाहिग्राम तो है ही निश्चित। चलो आगे फिर एक सूत्र जो है ये व्यापक हुआ है, लेकिन व्यापक है देश की दृष्टि से ही कि और देशे ठें। ओह पंचम एक वचनांतम देशे, सप्तम एक वचनांतम ठें, प्रथम एक वचनांतम। और यहां से जो ये देशे का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, अब ये देशे का प्रकरण अब ये पाद के अंत तक चलेगा। चलो यहीं तक रखते हैं, अभी प्रकरण भी बदल रहा है, ये कल पूरा कर लेंगे फिर इसके लिए। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ